दोस्तों नमस्कार। जनचौक की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। लड़ाई ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच हो रही है और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। वह तेल और गैस की कीमतों के रूप में हो या फिर चौतरफा महंगाई की मार। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसका असर सिर्फ और सिर्फ भारत के एक खास संगठन पर पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हम किस संगठन की बात कर रहे हैं, तो चलिए आगे आपको बताते हैं किसके बारे में बात हो रही है। यह असर जो है इस स्तर का है कि बम इजराइल में फट रहा है और कान के पर्दे उस संगठन के कार्यकर्ताओं के फट रहे हैं। या कोई और नहीं बल्कि आरएसएस है। यह पीड़ा केवल नागपुर तक सीमित नहीं है बल्कि देश और दुनिया में फैले इस संगठन के तमाम गणवेशधारियों को भी महसूस हो रही है। इतनी गहरी और भयंकर पीड़ा है। दरअसल आरएसएस और बीजेपी ने अपना पूरा मॉडल ही इजराइल की तर्ज पर बना रखा है। मोदी के शब्दों को अगर उधार लें तो इजराइल केवल फादरलैंड नहीं है बल्कि आरएसएस के लिए वह किसी अवतार से कम नहीं है। इजराइल के हर राष्ट्राध्यक्ष में आरएसएस बीजेपी को अपने इष्ट देव दिखते हैं, यानी भगवान दिखते हैं। वह एक ऐसा आदर्श है जिसे भगवाधारियों ने अपने जेहन में बसा रखा है। उसके सामने हमेशा नतमस्तक रहते हैं। भगवाधारियों के तमाम अफवाहों और कनफुसकियों की सूची में इजराइल का गुणगान करना भी एक बड़ा काम हुआ करता है। इजराइल के पास तकनीकी है, उसकी टेक्नोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। खेती तो इजराइल ऐसे आधुनिक यंत्रों और औजारों से करता है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो पाती है। इस तरह की बातें इजराइल को लेकर के संघ के लोग करते हैं। भारत में भी इसी मॉडल पर खेती होनी चाहिए, इसकी वकालत करते हैं। मोसाद के तारीफों के पुल बांधने में तो भक्तों की जीप 15 मीटर बाहर निकल आती है। आलम यह है, उनकी माने दुनिया में कोई ऐसी खुफिया एजेंसी हुई ही नहीं, ना तो बनी है और ना ही भविष्य में ऐसी बन पाएगी। हर नागरिक को सैन्य प्रशिक्षण और जरूरत पड़ने पर सेना में उसकी भूमिका का वर्णन करते संघी कभी नहीं थकते और भारत में भी उसको लागू करने की वकालत करते हैं, बल्कि उसका मॉडल पेश करते हैं। इजराइल के महिमा मंडन में चापलूसी की सारी सीमाएं पार कर जाते हैं। मोसाद की तारीफ में तो यहाँ तक कहने से गुरेज नहीं करते कि ऐसी एजेंसी तो पहले थी ही नहीं और भविष्य में भी नहीं बनाई जा सकती। और जब उसकी रक्षा प्रणाली का जिक्र आता है तो संघी बल्लियों उछलने लगते हैं। वह आयरन डोम तो जैसे अलादीन का चिराग था। वह न केवल इजराइल के पास है बल्कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उसका बाल बाका भी नहीं कर सकती, ऐसा कहते थे। और इजराइल को संघी कुछ इसी तरह से पेश करते थे भारत की जनता के सामने। अरब के देशों को दांत कहते थे और उनके बीच में इजराइल को जीभ के तौर पर पेश करते थे और इस तरह से कहते थे कि 50 से ज़्यादा मुल्कों के बीच एक जीभ की तरह पिछले 75 सालों से इजराइल लड़ रहा है और अजेय है। इस तरह से उसकी पूरी स्थिति और उसकी भूमिका को पेश करते थे। इजरायली जो अपने बारे में कहते थे कि वह गॉड के बनाए स्पेशल लोग हैं, स्पेशल पर्पस से उन्हें बनाया गया है और स्पेशल तरीके से बनाया गया है, इजरायलियों के बारे में संघ भी और उसके लोग भी उसी तरह सोचते थे। दुनिया में और कोई दूसरा उनको इस रूप में देखता हो कि ना देखता हो, लेकिन संघ के हाफ पैंटदारी जो है जरूर उसको उसी रूप में देखते थे। आलम यह था कि नगाड़ा जो है इजराइल में बजता था, लेकिन संघी भारत में उस पर नाचते थे। अनायास नहीं, 2014 में सत्ता में आने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरे देश को इजराइल के हवाले कर दिया। इस कड़ी में खुफिया और सैन्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को भी नहीं बख्शा गया। तमाम रिपोर्टें आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है मोसाद के एजेंटों के जरिए भारतीय सेना और खुफिया की तमाम एजेंसियों की भारतीय सेना और खुफिया तंत्र के तमाम लोगों को उसके जरिए ट्रेनिंग दिलवाया जा रहा है। नतीजा यह है कि मोसाद के एजेंट न केवल दिल्ली बल्कि देश के चप्पे चप्पे पर फैल गए। लेकिन एक छोटे से देश ने थोड़ी सी रीढ़ क्या दिखाई, इजराइल चारों खाने चित है।
और उसके आका ट्रंप रोजाना सीज फायर की भीख मांग रहे हैं। लेकिन ईरान बगैर दोनों को सबक सिखाए सीज फायर की भीख देने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के बमों और मिसाइलों के फटने से पूरा इजराइल धुआं धुआं हो गया है। आसमान से होने वाली आग की बारिश ऐसी है कि रात भी वहां दिन में तब्दील हो गई है। 24 घंटे जो सायरनों की आवाजें आ रही हैं उससे नागरिकों के कान पाका हो गए हैं। देश के 2/3 नागरिकों की रातें और दिन अपने घरों को छोड़कर बंकरों में बीत रही है और राजधानी तेल अवीव तो पहचान ही नहीं जा पा रही है। इतने बम वहां गिरे हैं कि वह बिल्कुल गाजा में तब्दील हो गई है। आयरन डोम का जो झूठा मिथ था वह अभी अब इतिहास हो गया है। अब पूरा इजराइल ईरान के लिए उसके मारक हथियारों के लिए खुला हुआ है। ईरान जहां भी चाहे, जिस रूप में चाहे, जैसे चाहे अब उसको निशाना बना सकता है और उस पर बम गिरा सकता है। ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला। आलम यह है कि इजराइल से भगदड़ शुरू हो गई है। वहां से नागरिक अब भागने लगे हैं। घरेलू विमान पट्टियां इस समय संचालित नहीं हैं, लिहाजा उनको इजिप्ट का रास्ता अपनाना पड़ रहा है और गाड़ियों से और पैदल वो मिस्र जा रहे हैं और वहाँ से यूरोप से लेकर तमाम देशों का रुख कर रहे हैं। और जो नहीं जा पा रहे हैं, किन्हीं मजबूरियों के चलते उन्हें इजराइल में रहना पड़ रहा है, वो सड़कों पर इजराइल सरकार का विरोध कर रहे हैं और नेतन्याहू के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। एक समय खुद को सर्वशक्तिमान और सबसे ताकतवर समझने वाला इजराइल मौजूदा समय में न केवल पीटा हुआ है बल्कि युद्ध के मैदान में चारों खाने चित है। नेतन्याहू की सारी हकड़ी निकल गई है। वो तो अपने भ्रष्टाचार और घूस के मामले में केस नहीं चल रहे होते उनके खिलाफ तो अब तक नेतन्याहू मैदान छोड़कर भाग चले होते। लेकिन उनको पता है जब तक युद्ध चलेगा तब तक उनकी सत्ता की सांस की डोर भी बनी रहेगी। युद्ध खत्म होते ही उन्हें जेल का रास्ता देखना पड़ सकता है। इसलिए नेतन्याहू किसी भी कीमत पर युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जेनोसाइड का अपराधी पूरी दुनिया में कानूनी तौर पर वांछित है। इसकी तलाश है। अगर किसी भी देश की यात्रा पर जाता है तो कोई भी देश इसे कभी भी गिरफ्तार कर सकता है। इजराइल का जो होना था वो हो ही गया और जो कुछ बचा है वह भी कुछ दिनों में हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि हमारे संगी भाइयों का क्या होगा जिसे उन्होंने फादरलैंड घोषित कर रखा है। अब किसको अपना आदर्श बताएंगे, किसके रास्ते पर चलने की बात करेंगे? क्या अब उस मोसाद एजेंसी के लिए उनके दिलों में वही सम्मान होगा जो पहले था, जिसे दुनिया का सब कुछ पता है? ऐसा संघ के लोग कहते थे। लेकिन अपने ही इलाके के एक छोटे देश की सैन्य क्षमता और उसकी ताकत का उसे कुछ नहीं पता था। और संजोग से जो उसका दुश्मन देश था और उसे उस पर कड़ी निगरानी रखनी थी। उसकी ताकत की सच्चाई यह है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी उसके सामने धूल चाटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्या अब भी संघी अपने इजरायली भाइयों से उसी तरह गुरज्ञान लेंगे, यानी शिक्षा लेंगे? युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले मोदी जी इजरायल की यात्रा करते हैं। कुछ ऐसा लगता है जैसे वो जीत का आशीर्वाद देने गए हों। इस तरह की तस्वीर सामने आती है। दुनिया के तमाम देश और उसके नेता जिस नेतन्याहू को गाजा के नरसंहार का दोषी मानते हैं और उसकी परछाई को भी अपने करीब नहीं आने देना चाहते हैं, हाथ मिलाने की बात तो दूर है, उससे मिलने के लिए हमारे साहेब जी न केवल इजराइल जाते हैं बल्कि ऐसी गलबहियाँ और झप्पी देते हैं जैसे कितने जन्मों के दोनों बिछड़े हुए लोग हैं, उनके बीच कितने जन्मों का नाता है। कहा जाता है कि 2 लोगों के बीच दोस्ती का आधार वैचारिक होता है। ईमानदार का दोस्त ईमानदार होता है, अपराधी का दोस्त अपराधी। अब मोदी और नेतन्याहू को आप किस श्रेणी में रखते हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन इजरायल की असलियत सामने आने के बाद पूरे संघी खेमे में मायूसी की चादर फैल गई है। इजरायल तो केवल एक युद्ध हार रहा है, लेकिन संघी अपना पूरा जीवन और अपना सपना हार रहे हैं। भविष्य की जिस डगर पर उन्हें चलना था वह रास्ता ही जैसे अचानक बंद हो गया हो। यह न केवल संघियों के हिंदू राष्ट्र के सपने पर तुषारापात है, बल्कि आने वाले दिनों में
संघ के लिए इसके बेहद खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी आंदोलन और संगठन की वैचारिकी और सिद्धांत उसकी आत्मा होती है, और अगर उसी में संकट पैदा हो जाए तो फिर संगठन और आंदोलन बिखरने में देर नहीं लगती है। यही सच्चाई है किसी संगठन की, और इस समय संघियों की मना स्थिति विचित्र होगी। अपनी गुप्त बैठकों और कनफुसकियों के लिए जाने जाने वाले इन गणवेशधारियों में आजकल बैठकों का यह सबसे बड़ा एजेंडा होता होगा। आपको पता होना चाहिए कि चाहे किसी दंगे का प्रोग्राम हो या फिर अफवाह फैलाने कोई साजिश, गुप्त बैठकें और कनफुसकियां ही उनका सबसे बड़ा साधन और हथियार रही हैं। इन बैठकों में एक गणवेशधारी के पास दूसरे से पूछने के लिए सवालों का आजकल भंडार होगा, लेकिन जब इनके आकाओं मोदी और भागवत की अक्की बक्की गोल है तो भला किसी अदना संगी से उसके जवाब की क्या उम्मीद की जा सकती है। इस पूरे प्रकरण ने संघ के एक दूसरे घाव को भी जिंदा कर दिया है। जिस सांप्रदायिक एजेंडे पर संघ इस समय पूरे भारत को आलोड़ित करना चाहता है, और एक हद तक वह उसमें कामयाब भी हुआ है, ईरान की अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बढ़त ने उसके विजय रथ के रास्ते में रोड़ा अटका दिया है। दरअसल अगर ईरान अमेरिका से जीत जाता है और ना भी जीते तो तमाम मामलों में उस पर भारी बढ़त हासिल कर लेता है, तो फिर अमेरिकी साम्राज्यवाद को हराने वाला एक छोटा सा देश पूरी दुनिया में हीरो बनकर उभरेगा। चूंकि साम्राज्यवाद के दर्द को भारत और उसके लोगों ने भुगता है, और हमारे पुरखों ने एक लंबी लड़ाई के बाद उसे यहाँ से भगाया है। यही वजह है कि भारत में साम्राज्यवाद विरोधी चेतना बहुत गहरी है, और इस युद्ध के बाद अमेरिका की हार और ईरान की जीत न केवल उसे फिर से जिंदा कर देगी, बल्कि उसे एक नए परवान पर ले जा सकती है। जब ईरान की जनता और भारत के लोग एक साथ खड़े होंगे, अनायास नई देश की बड़ी आबादी इस समय युद्ध में ईरान के पक्ष में है। ऐसे में 2014 से मोदी और संघ मिलकर जिस नफरत और घृणा की खेती कर रहे थे, उस सारी मेहनत पर बाहर का एक युद्ध पलीता लगाता दिख रहा है। दिलचस्प बात यह है कि चाहते हुए भी संघी अपने जुड़वा भाई इजराइल का पक्ष नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ जनता है कि वह ईरान के पक्ष में वोकल है, और सड़कों से लेकर मीडिया प्लेटफार्मों तक में आवाज़ बुलंद कर रही है। इस समय भारत की ये मौजूदा तस्वीर है। तो दोस्तों, आपने पूरा प्रोग्राम सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये सिलसिला बना रहे, आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि जनचौक चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपके जहन में कोई प्रतिक्रिया आ रही है, कोई टिप्पणी करना चाहते हैं या किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसको दे सकते हैं। एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।